गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो कंप्यूटर का वीडियो है उसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे। इसके पहले मैं अपना परिचय फिर से एक बार बता देती हूँ। माई सेल्फ मृणाली पात्रेकर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिटिया, ब्लॉक धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग। बच्चों, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो जारी किए हैं। मैं इसके 2-3 वीडियो कंप्यूटर के बारे में बताए हैं। अब यह जो अकाउंटेंसी का हमारा कक्षा 11वीं का सिलेबस है और 12वीं का सिलेबस है, दोनों ही आपके लिए तैयार कर रहा है। अब इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर के प्रकार है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर का लेखांकन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में मैं आपको अध्ययन करना बताऊंगी। तो इसके पहले हम कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है उसको पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र उसके बारे में हमने पढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता है एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से देखिए कंप्यूटर के प्रकार। अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से कितने कितने प्रकार से बना हुआ है और कंप्यूटर की किस प्रकार की कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। तो देखिए कंप्यूटर एक कार्यप्रणाली के आधार पर आप देख सकते हैं इसके दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है इसके कार्यप्रणाली के आधार पर और दूसरा है गति एवं संग्रह क्षमता के आधार पर। तो यहाँ पे दो प्रकार जो है आपका, पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर। पहले इसमें है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब डिजिट, और डिजिट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसको जो है ये द्विआधारी प्रणाली पे कार्य करता है और द्विआधारी प्रणाली यानी 0 and 1, तो बाइनरी डिजिट, मतलब उसको हम बोलेंगे बिट 1 and 0। तो यहाँ पे जो है डिजिटल कंप्यूटर सबसे प्रारंभ में बना था। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तब जो था सारी चीजें एक साथ में नहीं हो सकती होती थी। वो शुरुआती दौर था और उसमें सभी निर्देश जो होते थे वो डिजिटल रूप में होते थे, यानी बाइनरी डिजिट के रूप में ही वो एक्सेप्ट करता था। मतलब बाकी चीजों को उसने एक्सेप्ट करना नहीं जाना था। देखिए समय के अनुसार परिवर्तन होते गया और नए नए कंप्यूटर बनते चले गए। ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर था जो सिर्फ बाइनरी डिजिट का। देखिए सबसे पहले आपका कैलकुलेटर बना था। कैलकुलेटर हमने यूज करना सीखे हैं। अब वर्तमान के दौर में बच्चों को जो है कैलकुलेटर पे वर्क नहीं करने दिया जाता है। 12वीं तक के वो बच्चे कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलेटर है सिर्फ गणना के लिए यूज किया जाता है। और कंप्यूटर जो है वो संगणक कहलाता है। मतलब कैलकुलेशन प्लस बाकी सारी चीजें, बहुत सारे कार्य करता है। इसकी हमने विशेषताएं भी देखी कि ये वर्सेटाइल है। ठीक उसी प्रकार जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर में सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बना, जिसमें जितने भी निर्देश होते थे वो बाइनरी डिजिट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता था। तो वह कंप्यूटर कहलाता था डिजिटल कंप्यूटर, यानी सिर्फ गणना करने का कार्य करता था। फिर उसके बाद बनाया गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में सिर्फ अंकों की गणना के साथ साथ, मतलब सिर्फ अंकों की गणना नहीं होती थी यहाँ पे। डिजिटल कंप्यूटर में सिर्फ अंकों की गणना हमने की है बाइनरी डिजिट के रूप में, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं जानता था। फिर उसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर में अंकों की गणना छोड़कर नापने की क्रिया यानी मापने की क्रिया यानी संकेत रूप में जो सूचनाएं मिलती थी, इसमें नापने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार से वह क्या करता था कि जो आंकड़े, जो सूचनाएं मिलती थी उसको आंकड़ों में प्रदर्शित करता था। और जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो स्पीडोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये सब एनालॉग उपकरण है। यानी इसमें लगातार मिलने वाले संकेतों को नापता है। यहाँ जो नापता है एनालॉग कंप्यूटर में, जो संकेत मिल रहे हैं उसको नापता है। जैसे ये आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रडार। रडार जो है एक एनालॉग कंप्यूटर है और इसकी मेमोरी भी अधिक होती है और इसका जो परिणाम है ये संकेतों के आधार पे नापता है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो शुद्ध 100% शुद्ध नहीं होता। देखिए डिजिटल का 100% शुद्ध होता है क्योंकि संकेत कम ज्यादा होते हैं, तो उसके नापने में भी थोड़ा कम ज्यादा इसका आकलन किया जा सकता है। तो इतना शुद्धता आंकड़े जो है इसके संभव नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। तो जैसे वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, आपका थर्मामीटर, रडार, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। फिर आप देखते हैं थर्ड आया, फिर आपका बना हाइब्रिड कंप्यूटर।
अब देखिए जो ये दोनों कार्य हो रहा था, यानी डिजिटल में जो कार्य हो रहा था, एनालॉग में जो कार्य हो रहा था, वो दोनों को एक साथ करना आवश्यक था, क्योंकि जब दोनों ही कार्य साथ में होगा तब हमें ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अब ये कंप्यूटर बने हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें गणना भी हो रही है और नापना भी हो रहा है, दोनों क्रियाओं का साथ में प्रयोग किया जा रहा है। यानी अब जब दोनों क्रियाएं हो रही हैं तो इसका प्रयोग उच्च स्तर पे किया जाने लगा, और तब जब प्रयोग होने लगा तो ये इसका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा ज्यादा किया जाता है। यानी ये दोनों के जो कार्य है, बहुत ज्यादा डिजिटल कार्य हमको नहीं करना होता है, बहुत ज्यादा नापने की क्रिया हमको आम आदमी को नहीं करनी होती है। तो यह जो कार्य प्रणाली के आधार पे हाइब्रिड कंप्यूटर की गणना या इसका जो उपयोग है, ये वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा यूजफुल रहा। तो सबसे ज्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक करते हैं। और देखिए सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है इसका। आप ईसीजी मशीन को देख सकते हैं। ईसीजी मशीन पे जो काम होता है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। यानी सैटेलाइट में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि कार्य प्रणाली उसकी गणना व संकेत दोनों के आधार पे आपको रिजल्ट देता है, निष्कर्ष बताता है। तो इस प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ईसीजी मशीन आप लोगों ने देखी होगी। जो ईसीजी किया जाता है वह भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो यह संकेतों के आधार पे गणना के द्वारा नापकर आपको बताता है। तो ये तो हुए आपके कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर। अब देखते हैं हम गति एवं संग्रह क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। तो देखिए गति एवं संग्रह क्षमता, हम जान रहे हैं कि कंप्यूटर की गति बहुत ज्यादा होती है, तीव्र होती है। तो तीव्र गति से जब वह कार्य कर रहा है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, साथ ही साथ संग्रह क्षमता यानी मेमोरी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं किसी कार्य को करने के लिए या हमें किसी सहायक के लिए। यानी जब हम कंप्यूटर को सहायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पीड हमसे बेहतर होनी चाहिए, संग्रह क्षमता काफी अच्छी होनी चाहिए, तब तो वो हमारे लिए यूजफुल होगा। तो इसी प्रकार इसके पहला जो कंप्यूटर बना वो था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। गति एवं संग्रह क्षमता के आधार पे जो हमने कंप्यूटर यूज करना शुरू किया, ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हम जो अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति जो नॉर्मली हमने कंप्यूटर देख रखे वो सारे पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें हम एक व्यक्ति एक समय में एक कंप्यूटर पर बैठ के कार्य कर सकता है। तो ये सब क्या है, पीसी कहलाता है। ये एक व्यक्ति यूज करता है। देखिए इसका आकार छोटा है, आकार छोटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी कीमत भी अन्य कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। ये बाकी जो भी हमने कार्यप्रणाली के आधार पर भी बाकी अन्य कंप्यूटर देखे, इनके आकार बड़े होते हैं। देखिए माइक्रो, माइक्रो यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर यानी आकार छोटा, कीमत भी कम, एक समय में एक व्यक्ति यूज करता है। अब इसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो होती है 8 से 32 यानी 32 बिट। ये क्या होता है, वर्ड लेंथ क्या होता है? देखिए इसको मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस्तेमाल करती हूँ। देखिए जैसे हम जानते हैं 2 लेन है, 4 लेन है। तो 4 लेन मतलब क्या है, गाड़ियां जो चल रही हैं वो 4 लेन में चल रही है, यानी बहुत सारी गाड़ियां एक समय जा रही है। 6 लेन बन रहा है, 8 लेन बन रहा है। मतलब अब देखिए गाड़ियां ज्यादा जा रही है, एक समय में ज्यादा गाड़ियां जा रही है, एक समय में कम, बहुत सारी गाड़ियां निकल रही है, आना जाना कर रही है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और कार्य बहुत ज्यादा तीव्रता से होने लगेगा। तो यही वर्ड लेंथ है। यहाँ जो है 8 से 32 बिट, बिट मतलब 0 और 1। तो यहाँ 8 से मैक्सिमम 32 बिट यानी इतने जो लेटर है, ये बिट है, ये कंप्यूटर में उस गति से जाएंगे और उस गति से वापस आएंगे। मतलब काम जो है स्पीडली होगा और स्पीड से आपका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो इसकी वर्ड लेंथ जो होती है माइक्रो कंप्यूटर की 8 से 32 बिट। अब आता है सेकेंड मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी माइक्रो से बड़ा, इसका आकार बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक समय में 40 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, एक समय में 40 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि एक मास्टर कंप्यूटर हुआ और बाकी चीजें लाइन में लगी हुई है। मतलब एक मास्टर कंप्यूटर जिसमें पूरा सिस्टम रहेगा, यानी उसका कंप्यूटर का मॉनिटर रहेगा, आपका सीपीयू रहेगा, आपका कीबोर्ड रहेगा, और बाकी जो अन्य कंप्यूटर है उसमें सीपीयू नहीं होगा, वो लैन से कनेक्टेड होता है। उसमें मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा,
लेकिन सबके साथ में सीपीयू नहीं होगा। ये कहलाते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। इसका आकार जो है बड़ा होगा और इसकी वर्ड लेंथ 32 बिट से अधिक, यानी देखिए स्पीड एक समय में 40 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, यानी एक कंप्यूटर बाकी अन्य कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, एक सीपीयू जो अन्य कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। और इसमें एक समय में 40 व्यक्ति, मैक्सिमम 40 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। 10-15 तो कर ही सकते हैं, 40 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। और इसकी सब में अब इतने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो 32 बिट से अधिक इसकी वर्ड लेंथ होगी। मतलब इसकी भी गति और संग्रह क्षमता दोनों ही अच्छी होगी, क्योंकि जिस गति से जाएगा उस गति से वह आगे पीछे यानी आना जाना बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी भी जो गति है वो अच्छी होगी। फिर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब यह आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होगा, किसके, माइक्रो और मिनी से। और ये जो जटिल कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अब जटिल कार्य के अंतर्गत ऐसी चीजें जहां आंकड़ों को प्रोसेस किया जाता है और जटिल गणनाएं की जाती हैं, तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। और इसकी वर्ड लेंथ जो होती है वो 64 बिट तक की होती है। अब 64 बिट यानी आप सोच लीजिए 64 लेंथ, यानी कितने सारे लेटर जो है, बिट जो है साथ में जा रहे हैं 64 तक के। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो कार्य है, जटिल प्रोसेस, बहुत बड़े बड़े आंकड़ों की गणना करनी है, बड़े आंकड़ों का प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। जो जनरली हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो तो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े कार्यों को हम कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो यूनिवाक 1190, JBM 3020, ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर जो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, यानी इसका जो वर्ड लेंथ है वो भी सबसे अधिक होगा। देखिए वर्ड लेंथ है इसका 96 बिट, जो सबसे ज्यादा होता है। और इसकी संग्रह क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। और इसमें जो सीपीयू लगे होते हैं ये समांतर रूप में लगे होते हैं। ज्यादातर बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान में या उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे हम नासा में देख लीजिए आप, या बड़ी बड़ी जो संस्था इसरो वगैरह हो गया, तो वहां पे ऐसे इसमें जब बड़े पैमाने पे कार्य होता है तो सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। हमारा जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है वो पराग और अनुराग दो नाम से बने हुए हैं। पराग और अनुराग, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। इसकी संग्रह क्षमता अधिक, वर्ड लेंथ जो होता है वो 96 बिट, और सीपीयू जो होते हैं वो समांतर लगे होते हैं। तो इस प्रकार से ये है कंप्यूटर के प्रकार। तो आप ध्यान रखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। ये दो प्रकार में है आपके, कार्य प्रणाली के आधार पर और गति एवं संग्रह क्षमता के आधार पर। यदि कार्य प्रणाली के आधार पर बोलेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और गति एवं संग्रह क्षमता के आधार पर तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम और सुपर। इस प्रकार से गति के आधार पर 4 और कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 और यहाँ 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये तो हो गए कंप्यूटर के प्रकार। अब है लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका या उसका क्या योगदान है। अभी तक के हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। अब हम अपने विषय यानी वाणिज्य में कंप्यूटर का क्या उपयोग होगा। जबकि हमारे कोर्स अकाउंटेंसी में आपको कंप्यूटर का पोर्शन दिया है, तो क्या यूज करेंगे हम इसका। तो देखिए हम लेखांकन के बारे में जानते हैं। लेखांकन क्या है आप अच्छे से जानते हैं। इसमें बहुत सारी जो लेखा करने की पद्धति यानी जो लेन देन के रखने के तौर तरीके, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किस प्रकार की बहियों को किस प्रकार से हम लिखेंगे, उसके जो नियम होंगे उनका अध्ययन करते हैं। किसी प्रकार के व्यवसाय में किस प्रकार के खाते प्रभावित करते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से समायोजन करेगा रोज के लेन देन की प्रक्रियाओं को, जो कि हम दिमाग में नहीं रख सकते, तो उसको हम लिखते हैं। और वो लिखने की जो कला है उसकी एक पद्धति है, उस पद्धति को जो हम सीखते हैं वो सब लेखांकन का कार्य है। यानी बिजनेसमैन तो बिजनेस करेगा, लेकिन बिजनेस में जो क्रय विक्रय हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, जो देनदार लेनदार
मतलब हमको कई चीजें उधार लेना है, उधार देना है, और उन सब का एक डेटा यानी उन सब की जो जानकारी है हमको अपने पास रखना होता है। और कई ट्रांजेक्शन होते हैं दिन में, कई प्रकार के कार्य होते हैं दिन में, कई लोगों के साथ में हमारा ट्रांजेक्शन होता है, तो उन सब को एक जगह लिखना या बहियों में उसकी लिखने की कला ही लेखांकन में हम सीखते हैं। तो कंप्यूटर में उसका क्या प्रयोग करेंगे, यानी लेखांकन का कंप्यूटर में क्या योगदान है, या यूं कह लीजिए कि लेखांकन के लिए हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। क्योंकि देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है। मतलब कंप्यूटर जो हम लेखांकन में प्रयोग करेंगे, तो वो आपने कंप्यूटर के बारे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा। तो सॉफ्टवेयर वह सूचनाओं का सॉफ्टवेयर जो है कई सूचनाओं के माध्यम से बना हुआ एक पैकेज है, जिसके माध्यम से हमारे जिस प्रकार के कार्य है उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कार्य में उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको लेखांकन में प्रयोग किस प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाएंगे, या लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार का होगा, तो इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देख सकते हैं आप, लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका, लेखांकन में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, या लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग, ये दोनों तीनों तरह से पूछा जा सकता है आपको प्रश्न। तो देखिए सामान्य खाता बही, जनरली हम लोग लेखांकन में क्या कार्य करते हैं, सबसे पहले करते हैं जनरल प्रविष्टि। तो प्रविष्टि किस प्रकार से करते हैं, जो चीज आ रही है तो देखिए उसके नियम है, हमने नियम पढ़ रखे हैं। तो आने वाले को हम डेबिट करते हैं, जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है सामान्य खाता बही वाले सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यानी जो चीजें आ रही हैं उसको हम यानी लेन देन का लेखा करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट और खतौनीकरण, ये सब स्वतः। देखिए यहाँ हम जो सामान्य खाते बही जनरली हम जो अपने खाता बही में जो सीख रहे लेखांकन में, हम प्रविष्टि करते हैं, उसके बाद हम खतौनी करते हैं, खाते बनाते हैं, उसके बाद हम लाभ हानि खाता या फिर हम चिट्ठा ये बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो सॉफ्टवेयर हम प्रयोग कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर में हमको सिर्फ खाता बही बनानी, जनरल प्रविष्टि करनी है। जनरल प्रविष्टि खाता बही नहीं, सिर्फ जनरल प्रविष्टि करते हैं। अब जनरल प्रविष्टि में जो चीज आना है और जाना है, मतलब जो हमारे लेन देन के नियम है उस अनुसार डेबिट और क्रेडिट ये हम डालते चले जाएंगे, और उसके आधार पे खतौनी स्वतः ही होगी, वो हम नहीं करेंगे। वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से आपके प्रोग्राम तैयार किए गए हैं कि उसमें खतौनी हो जाएगी, खातों का बैलेंस अपने आप से बनेगा, हमको कोई अलग से देनदार खाता अलग से लेनदार खाता नहीं बनाना है। इसमें हमने सिर्फ प्रविष्टि की, वो ऑटोमेटिकली बनते चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सारांश वर्गीकरण ये अपने आप तैयार हो जाएगा। ये है आपका सामान्य खाता बही बनाना। फिर है प्राप्य लेखे। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, देनदारों के खातों को अप टू डेट करने के लिए हमको प्राप्य लेखे इसका इस्तेमाल करना होता है। तो जो देनदारों को भेजने जाने वाले जो स्मरण पत्र होते हैं वह भी छापने का काम यह करता है, यानी इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम प्राप्य लेखे का योगदान ले सकते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार देय लेखे, यदि लेनदारों का अप टू डेट रिकॉर्ड चाहिए तो देय लेखे के अंतर्गत हमको देखना पड़ेगा। तो जनरल प्रविष्टि हमने की है, फिर प्राप्य लेखे का सॉफ्टवेयर यूज किया हमने, देय लेखे का सॉफ्टवेयर यूज किया। तो इस प्रकार से देखिए ये जो लेनदार, देनदार और जनरल प्रविष्टि, ये इसके लिए ये सॉफ्टवेयर हमने यूज किए। फिर उसके बाद आता है स्टॉक नियंत्रण। बहुत बड़ी मात्रा में देखिए स्टॉक को नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि कितना माल आया है, किस डेट को आया है, कितना माल बिका है, किस डेट को जा रहा है, ये सब कितना शेष है, कितना मंगाना है। तो माल का आदान प्रदान जो हो रहा है, स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी ये आपको स्टॉक नियंत्रण वाला यानी ये कार्य के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। तो इस प्रकार से एक स्टॉक नियंत्रण के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। फिर है आपका वेतन लेखांकन। ध्यान देंगे वेतन लेखांकन। तो वेतन लेखांकन क्या होता है, देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक शीट देखी, हमने पेरोल के बारे में अध्ययन किया, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने जनरल प्रविष्टि वाला देखा, देनदार लेनदार का देखा, स्टॉक नियंत्रण देखा। अब वहां कार्य करने वाले एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय वहां कार्य कर रहे हैं, किसको कितना वेतन जा रहा है, उसकी नियमावली क्या है। कोई फर्म हो गया, कोई कंपनी हो गया, तो प्रत्येक की नियमावली बनी होती है।
उस नियमावली में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको किस प्रकार से वेतन दिया जाएगा, उनको क्या क्या भत्ते, क्या सुविधाएं दी जाएगी, उनका फाइनली वेतन क्या बनेगा, उससे संबंधित सॉफ्टवेयर वेतन लेखांकन सॉफ्टवेयर। यानी यदि हम कुछ कार्य, कुछ लोग जो है, कुछ अकाउंटेंट कार्य कर रहे हैं जनरल प्रविष्टि का, कुछ प्राप्य लेखी को देख रहे हैं, कुछ देय लेखी का, कुछ स्टॉक नियंत्रण कर रहे हैं और कुछ वेतन संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो अलग अलग ऑपरेटर्स हमने बैठा दिए अलग अलग कार्य के लिए, जो उसमें निपुण है या उनको हमने पूरी तरह से वहां उनके योग्य बनाया है। और इस प्रकार से वहां उन सॉफ्टवेयर का अलग अलग उपयोग करके फाइनली एक अकाउंटेंट का पूरा कार्य हो रहा है और उसके ऊपर कार्य करने के लिए, निगरानी के लिए व्यक्ति भी है जो सभी चीजों को हैंडल करता है। तो इस प्रकार से सबके माध्यम से पूरी चीजें हमारे पास में बनेगी, सबका कंट्रोल होगा। तो लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग करके इस प्रकार से सॉफ्टवेयर का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लेखांकन में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, उसके प्रकार। और देखिए इसी प्रकार से अन्य कार्यों की सहायता के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे हमको सिर्फ क्रय लेखांकन, विक्रय लेखांकन, विक्रय सूची, उत्पादन कार्य यदि करना है तो उसके अंतर्गत, या इनपुट आउटपुट विश्लेषण, यानी ये सारे अलग अलग हमारी आवश्यकता अनुसार अलग अलग सॉफ्टवेयर बना के हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेखांकन में जो है कई प्रकार से सॉफ्टवेयर बना के कार्य के अनुरूप कार्य सॉफ्टवेयर बना के यूज कर सकते हैं। तो इन 5 सॉफ्टवेयर को आप आसानी से लिख सकते हैं और इसके अंतर्गत होने वाले कार्यों को कंप्यूटर में किस प्रकार करेंगे उसके बारे में भी यहाँ मैंने आपको जिक्र किया है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेखांकन सूचना प्रणाली। पर्टिकुलर अब हम अपने लेखांकन यानी अकाउंटेंसी में कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, किस तरह से कार्य होता है, इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इतना ही है। इसको आप प्रकार को ध्यान देंगे और अच्छे से करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए उसको समझने के लिए। आप देख सकते हैं इसके बाद वाले वीडियो को, जिसमें हमने लेखांकन सूचना प्रणाली के बारे में जिक्र करना है। आज के लिए धन्यवाद।